नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, पब्लिक फाइनेंस। सिंपल शब्दों में कहें तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार अपने पैसे यानी देश के पैसे कैसे मैनेज करती है। आप इसको ऐसे ही समझिए जैसे ये पूरे देश का एक बड़ा सा वॉलेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है ये जो हम बड़ी बड़ी हाईवेज देखते हैं, सरकारी स्कूल्स चलते हैं, बॉर्डर्स पर हमारी सेना देश की रक्षा करती है, इन सब चीज़ों के लिए इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है? ये एक सिंपल सा सवाल पब्लिक फाइनेंस की पूरी कहानी का बेस है और आज हम इसका जवाब बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो ये पब्लिक फाइनेंस है क्या चीज? घबराइए मत, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की बस वो ब्रांच है जो सरकार की इनकम यानी आमदनी और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का पूरा हिसाब किताब रखती है। इसे हम देश का बजट भी कह सकते हैं। ये है इसकी एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स की स्टडी है। और हाँ, इसमें सब आते हैं, दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स और यहाँ तक कि आपके शहर की लोकल म्यूनिसिपैलिटी भी। बेसिकली ये हम सब के कलेक्टिव पैसे को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम है। तो कह सकते हैं कि ये देश की तिजोरी की मास्टर की है। तो ये जो पैसा है ये जाता कहाँ है? देखिए, सरकार के काम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। ये वो काम है जो सरकार को करने ही करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे देश को बाहरी हमलों से बचाना या देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और दूसरे हैं ऑप्शनल फंक्शंस। ये हैं जनता की भलाई के लिए, जैसे नए स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स बनाना या आपके घर के पास एक नया पार्क डेवलप करना। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि सरकारी खर्च और हमारा पर्सनल खर्च कितना अलग होता है। हम और आप क्या करते हैं? पहले अपनी सैलरी देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है। पर सरकार ठीक इसका उल्टा करती है। पहले वो डिसाइड करती है कि इतने हाईवेज बनाने हैं, इतने हॉस्पिटल्स खोलने हैं, और फिर उस खर्च को पूरा करने के लिए इनकम के रास्ते ढूंढती है। और सबसे बड़ा फर्क, हम नोट नहीं छाप सकते, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पर कर सकती है। चलिए अब गवर्नमेंट के वॉलेट के इनकम वाले साइड को देखते हैं। आखिर सरकार की आमदनी होती कहाँ से है? कहाँ से ये वॉलेट भरता है? मोटे तौर पर सरकार की इनकम के दो मेन सोर्सेज हैं। पहला टैक्स रेवेन्यू, जो हम सबके दिए गए टैक्स से आता है, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेज से आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैमिली की एक मेन सैलरी होती है और साथ में कोई साइड इनकम भी हो सकती है। इस स्लाइड पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते, जैसे आपकी सैलरी पर लगने वाला इनकम टैक्स, वो आपको ही भरना है। वहीं दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सामान और सर्विसेज पर लगता है, जैसे जीएसटी। इसका बोझ आगे कस्टमर पर शिफ्ट हो जाता है। जब आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उसकी कीमत में जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा होता है। मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए 4 सुनहरे नियम बताए थे। पहला, इक्विटी, यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उतना टैक्स दे, अमीर ज्यादा, गरीब कम। दूसरा, सर्टेनिटी, यानी टैक्स बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता हो कि कितना, कब और कैसे भरना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा, कन्वीनियंस, यानी टैक्स भरना आसान हो, ऑनलाइन हो जाए, लंबी लंबी लाइंस न लगानी पड़े। और चौथा, इकोनॉमी, यानी टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा बहुत कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करने के लिए 50 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। यह है सरकार की साइड इनकम। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन फीस भरते हैं या ट्रेन का टिकट लेते हैं, वो इसमें आता है। या अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो जो फाइन लगता है वो भी सरकार की ही आमदनी है। इसके अलावा दूसरे देशों से मिलने वाली मदद या जरूरत पड़ने पर लिए गए लोन्स भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही हिस्सा है। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वॉलेट भर चुका है। अब चलिए इस वॉलेट के दूसरे हिस्से को देखते हैं, यानी ये सारा पैसा खर्च कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सरकार के खर्च को हम आसानी से 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी या रिटायर्ड लोगों की पेंशन। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देश की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए है, जैसे नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स या मेट्रो लाइंस बनाना। तीसरा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इससे देश में ग्रोथ आती है, जॉब्स बनती हैं, जैसे एजुकेशन या इंडस्ट्री पर खर्च करना। और चौथा, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इससे कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता, जैसे सरकारी दफ्तरों को चलाने का खर्च या अनफॉर्चुनेटली जंग के हालात में होने वाला खर्च। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। 1991 में इंडिया का सरकारी खर्च था लगभग 72,000 करोड़ रुपए,
और 2019 तक आते आते ये बढ़कर हो गया 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा। कितना बड़ा जंप है। ये नंबर्स साफ साफ दिखाते हैं कि वक्त के साथ देश की जरूरतें कितनी बढ़ गई हैं और सरकार का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये खर्चा इतना बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला, अब सरकार एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करती है जो हेल्थ और एजुकेशन पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च करती है। दूसरा, हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा जरूरतें, शहर बड़े हो रहे हैं, डिफेंस पर खर्च बढ़ रहा है, और हाँ, इलेक्शंस भी अब काफी महंगे हो गए हैं। इन सब के साथ महंगाई और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी इसके जिम्मेदार हैं। ओके, तो जब आमदनी और खर्चा मैच नहीं करते तब क्या होता है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक डेट यानी सरकारी कर्ज और बजट का। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जिसे संभालना बहुत जरूरी है। जब खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाता है तो सरकार को लोन लेना पड़ता है। इसी को पब्लिक डेट कहते हैं। ये दो तरह का होता है। जब देश के अंदर से यानी देश के लोगों से, बैंक से या आरबीआई से पैसा उधार लिया जाता है तो उसे इंटरनल डेट कहते हैं। और जब विदेशी सरकारों से या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया जाता है तो उसे एक्सटर्नल डेट कहते हैं। अब बात करते हैं बजट की। पहला टाइप है बैलेंस्ड बजट। ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां सरकार की आमदनी और खर्चा बिल्कुल बराबर हों, जितना कमाया उतना ही खर्च किया। लेकिन सच कहूं तो असल जिंदगी में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है सरप्लस बजट। यहां पर आमदनी खर्च से ज्यादा होती है। सरकार कमाती ज्यादा है और खर्च कम करती है। ये बजट महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। कैसे? जब सरकार टैक्स के जरिए लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकाल लेती है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और चीजों के दाम नीचे आने लगते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जो सबसे कॉमन है। यहाँ खर्चा आमदनी से ज्यादा होता है। ऐसा बजट अक्सर रिसेशन या मंदी के दौरान इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकार जानबूझकर ज्यादा खर्च करती है, मार्केट में पैसा डालती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, जॉब्स क्रिएट हों और ग्रोथ बढ़े। इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों के लिए ये बजट बहुत जरूरी माना जाता है। अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब टेक्निकल बातों का मेरी लाइफ से क्या लेना देना। तो चलिए अब देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे और कितना असर डालता है। आपकी फैमिली जो इनकम टैक्स देते हैं, आप जिस सड़क पर चलते हैं वो अच्छी है या खराब, आपके स्कूल या कॉलेज को कितनी फंडिंग मिलती है, आप जो भी सामान खरीदते हैं उस पर कितना जीएसटी लगता है, और हाँ, आपके लिए आने वाले कल में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। ये सब कुछ सरकार के फाइनेंशियल डिसीजंस पर डिपेंड करता है। यानी सरकार का हर फैसला सीधे आपकी जेब और आपके फ्यूचर से जुड़ा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब एक सवाल आपके लिए। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए इन तीनों में से कौन सा बजट सबसे ठीक है? बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट? और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर जरूर सोचिए और जो भी आपने आज सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।